पृथ्वी पर निवास करते हैं। सर्वप्रथम लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने, किसने? इमैनुअल कांट ने। कहाँ का दार्शनिक था इमैनुअल कांट? जर्मन का था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया था। इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो किसने पृथ्वी के संदर्भ में, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत किया था? तो इमैनुअल कांट ने। उसके बाद लाप्लेस ने कनाट सिद्धांत में संशोधन किया। लाप्लेस ने इमैनुअल कांट के सिद्धांत को संशोधन किया और नेबुला यानी निहारिका परिकल्पना के जो नाम से जाना जाता था, जिसके तहत ग्रहों के निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ था और सूर्य के युवा अवस्था से संबंध रखते थे, ये जो डिफिनीशन दिया था, ये जो परिभाषित किया था उसने, उसका नाम था क्या? लाप्लेस। अब यहाँ पे चेम्बरलेन और मोल्टेन का जरा थ्योरी देखिए। 1900 ईस्वी में ब्रह्मांड एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसी वजह से तारे के गुरुत्वाकर्षण सूर्य के सतह से सिगार के आकार में कुछ पदार्थों से निकलकर पृथक हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य के सतह से बाहर निकल गया और यह पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा और यही धीरे धीरे इकट्ठा होकर ग्रहों के रूप में बदल गया और इसी को कहते हैं द्वैतारक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? द्वैतारक सिद्धांत। द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था? चेम्बरलेन और मोल्टेन ने। लाप्लेस ने क्या दिया था? नेबुला परिकल्पना दिया था लाप्लेस। इमैनुअल कांट ने क्या दिया था? पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित अपने सिद्धांत को दिए थे। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। बिग बैंग थ्योरी। कौन सा थ्योरी? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, ये अगर आपसे क्वेश्चन अगर आए कि पृथ्वी की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत कौन है, तो बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग सिद्धांत। चलिए आगे देखिए कि सबसे पहले वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वह बहुत छोटे गोले रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन सूक्ष्म और तापमान अथवा घनत्व अनंत था। 3 लाख वर्ष के दौरान बिग बैंग से तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ये सभी किस सिद्धांत का मत है? ये सभी बिग बैंग सिद्धांत का मत है। बिग बैंग सिद्धांत में बिग बैंग प्रक्रिया में अति छोटे गोले कण के रूप में भीषण विस्फोट हुआ। इस तरीके के विस्फोट प्रक्रिया से एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ और जो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। एक यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव ले लीजिए कि बिग बैंग जो थ्योरी की जो घटना आई है, बिग बैंग ब्लास्ट जो किया था, ये कितना साल पहले? 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। और ब्रह्मांड का विस्तार के विषय में, ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। ब्रह्मांड का विस्तार अभी भी जारी है। आकाशगंगा को असंख्य तारों का समूह कहते हैं। आकाशगंगा को असंख्य तारों का समूह कहते हैं और हमारा जो तारामंडल है, आकाशगंगा है, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। आकाशगंगा के विस्तार इतनी तेज़ी से होता है कि इसकी दूरी हजारों प्रकाश वर्ष में मापी जाती है और यही प्रकाश वर्ष को क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर को कैसे मापते हैं? एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा में का विस्तार इतना तेज़ी से होता है कि इसकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है। यह अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1 लाख प्रकाश वर्ष के मध्य हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आकाशगंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में जानते हैं। आकाशगंगा की उत्पत्ति के आरंभ में हाइड्रोजन गैस के बने बादल के इकट्ठा होने से। कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस से, जिसको निहारिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। आकाशगंगा की उत्पत्ति कौन से गैस से हुई है? हाइड्रोजन गैस से। इसे क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। जरा आगे देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रहों का समूह है। और सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? हमारा जो सौरमंडल है उसका जनक, ब्रह्मांड का जनक बिग बैंग थ्योरी को, लेकिन सौरमंडल का जनक किसे माना जाता है? निहारिका को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? निहारिका को। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है और पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा था, जिसे द बिग स्प्लैट कहते हैं। जिसे द बिग स्प्लैट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिग स्प्लैट कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी और बिग बैंग का कितना हुआ था? 13.7 अरब पहले। बिग बैंग का कब? 13.7 अरब पहले। और चंद्रमा का कितना वर्ष पहले? 4.44 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी का ठंडा होने और विभेदन के समय पृथ्वी के अंदरूनी भाग में गैस और जलवाष्प निकले और आज का वायुमंडल का उदय हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का विकास कितना करोड़ वर्ष पहले हुआ है? 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, लेकिन यह विकास कहाँ तक सीमित था? यह विकास केवल महासागरों तक सीमित था और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की ही देन थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे फैक्ट हैं, इसको एक दो बार आप ज़रूर सुन लीजिएगा आप वीडियो चलाकर। ठीक है, तो आपको ये काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ा जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में
जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल हुआ था वह क्या था? ऑक्सीजन में जो बढ़ोतरी हुआ था महासागरों की देन था। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल 200 करोड़ वर्ष पूर्व ऑक्सीजन से पूर्ण रूप से भर गया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। और यहाँ देखिए एक यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन का विकास एक कोशिकीय से शुरू हुआ है और जीवन का विकास भूवैज्ञानिक काल के मापक्रम से प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड लेसन को करेंगे। थर्ड लेसन को हम लोग करेंगे। थर्ड लेसन करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। बहुत महत्वपूर्ण यह भी टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी क्या है? हमारे सौरमंडल का सूर्य से दूरी के आधार पे ये तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के आधार पे कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। सौरमंडल हमारे सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है कि जिस पर जीवन विद्यमान है और अपनी अंतर्गत ये तीसरा पोजीशन पे आता है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के नाम से, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल है। पृथ्वी पे 71% जल है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूप्रपट्टी, मेंटल और क्रोट से बना हुआ है। हम एक पिक्चर बना देते हैं, बहुत ईजी हो जाएगा समझने के लिए, फिर आगे कुछ देखना ही नहीं है। पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है इसे क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और पृथ्वी के जो क्रस्ट के नीचे वाला भाग है उसे हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है इसे हम लोग कोर कहते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा गया है। क्रस्ट जो बना होता है ये बना होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम का, सिलिका प्लस एल्युमिनियम का। और मेंटल जो बना होता है ये बना होता है सिलिका प्लस मैग्नीज का, सिलिका प्लस मैग्नीज का। और कोर बना होता है निकेल प्लस फेरस का, निकेल प्लस फेरस का। तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम के कारण इसे हम लोग कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल। और सिलिका प्लस मैग्नीशियम के कारण इसे कहते हैं सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। और निकेल प्लस फेरस के कारण इसे कहते हैं नीफे। क्या कहते हैं? नीफे। ये पृथ्वी के अंदर बहुत सारे ऐसे मेटल हैं, लगभग 2000 जो एलिमेंट हैं पृथ्वी पे, लेकिन सभी को खोजा नहीं गया है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण जो सबसे पृथ्वी के ऊपर जो है वह सिलिका है, भूप्रपट्टी और मेंटल और कोर, ये महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है। और यहाँ जो ये जो बीच वाला संरचना देख रहे हैं इसमें रॉक वगैरह की अवेलेबिलिटी होती है। भूकंपीय तरंग को जरा समझेंगे कि भूकंपीय तरंग कैसे प्राथमिक तरंग और द्वितीयक तरंग भी भूगर्भ को समझने में मदद करता है, जिसे भूकंपीय तरंग कहते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितना है? 6370 किलोमीटर है। कितना है पृथ्वी की त्रिज्या? 6370 किलोमीटर है। कितना है? 6300। त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो त्रिज्या निकलेगा विषुवत रेखा पर। सबसे ज़्यादा जो व्यास होगा वह कहाँ होगा? 0 डिग्री विषुवत रेखा पर। कितना डिग्री? विषुवत रेखा पर 0 डिग्री विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर, तो पृथ्वी क्या होगी? चिपटते जाएगी। ठीक है। तो अब ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना आप देख रहे हैं, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो देख रहे हैं तो ये 10 से 200 किलोमीटर तक के गहराई वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। 10 से 200 गहराई वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सोने का खान है जो विश्व की सबसे गहरी खान है और इससे ज़्यादा गहराई मापा जाना असंभव है। कितना तक अंदर किया गया है? 3 से 4 किलोमीटर तक खनन किया गया है। भूकंप मापी यंत्र के सतह पर पहुँचने वाले तरंगों को अभिलेखित करता है। जरा यहाँ देखिए कि भूकंपीय तरंग 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पी तरंग और एक होता है एस तरंग। पी तरंग मतलब प्राइमरी वेव और एस मतलब सेकेंडरी वेव। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंग है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बीपीएससी का। पी तरंगे तीव्र गति से चलती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, तो इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। इसको समझेंगे। पी तरंगे की ध्वनि तरंगे जैसी होती है और ये तरल, ठोस और गैस तीनों अवस्था में पी तरंग गुजर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो अभी हम लोग जो पिक्चर बनाए थे निकेल और फेरस जो जहाँ पे था, और कोर, मेंटल और ये, तो हमने कहा था कि ये अवस्था में क्या होता है? रॉक वगैरह होता है। लेकिन जब भूकंपीय तरंग जब पैदा होते हैं तो पी जो तरंग है ये क्या करता है कि आप सॉलिड में भी चल सकता है, गैस में भी चल सकता है और ठोस में भी चल सकता है। सबसे पहले धरातल पर कौन सा तरंग पहुंचता है? सबसे पहले धरातल पर पी तरंग पहुंचता है। कौन सा तरंग? पी तरंग, प्राइमरी तरंग। कौन सा तरंग? प्राइमरी तरंग। सबसे पहले धरातल पर पहुंचेगा प्राइमरी तरंग, और प्राइमरी तरंग तीनों अवस्था से गुजरेगा। द्वितीय तरंग क्या कहते हैं? इस तरंग को द्वितीय तरंग कहते हैं। ये धरातल पर कुछ समय के बाद पहुंचता है। इस तरंग के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह ठोस पदार्थों के माध्यम से चलता है। इस तरंग जो है वो केवल ठोस पदार्थों, और इस तरंग की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसी विशेषता में है,
इसी विशेषता में है कि वैज्ञानिक की भूगर्भीय संरचना समझने में ये मदद करता है और ये तरंगे ज़्यादा खतरनाक हैं। पी वेव और एस वेव में एस वेव जो है वो क्या है, एस वेव जो है सेकेंडरी वेव जो है वह ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये देर से पहुंचता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्राइमरी तरंग तो जान ही गए, पृथ्वी के सतह पे सबसे पहले पहुँचता है, ठोस द्रव और गैस तीनों अवस्था में चलता है। और एस तरंग जो है ये केवल ये धीरे चलता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा भयावह स्थिति पैदा करता है। एस तरंगे के धरातल पर एस तरंगे को द्वितीयक तरंगे कहते हैं। एस तरंगे की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ठोस पदार्थों के माध्यम से चलता है। चलिए यहाँ पे देखिए कि भूकंप को जो तीव्रता के अंतर्गत जो मापा जाता है, भूकंपीय तीव्रता को वह रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। और इसकी जो तीव्रता होती है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 10 के बीच में होता है। इटली के भूकंप वैज्ञानिक मर्कैली ने इसके नाम पर ये भूकंप मापने वाले यंत्र को मर्कैजी स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्कैजी स्केल कहते हैं। भूपर्पट्टी ठोस पदार्थ का सबसे बाहरी भाग है और भूपर्पट्टी की मोटाई महाद्वीप और महासागरों के अलग अलग अंतर पाए गए हैं। महासागर के नीचे भूपर्पट्टी की औसत ऊंचाई 5 किलोमीटर है और महाद्वीप में ये 30 किलोमीटर है। यह भी फैक्ट को ज़रा अंडरलाइन कर देते हैं। महासागरों में भूपर्पट्टी की ऊंचाई कितना है, मोटाई कितना है, 5 किलोमीटर महासागर में, और महाद्वीपों में ये 30 किलोमीटर तक ये मोटा है। मेंटल भूपर्पट्टी के नीचे का भाग है और ये मोहे अस्तनाय से शुरू होता है और 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है। ठीक है। क्रोड भूगर्भ का सबसे निचला भाग है, कर चुके हैं। और यद्यपि क्रोड में तरल अवस्था में है, यद्यपि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आंतरिक क्रोड जो मेंटल के पास होता है, क्रोड 2900 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक होता है। बेसाल्ट प्रवाह को अगर छोड़ दिया जाए तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी सील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ा है। उदाहरण के लिए हवाई द्वीप का ज्वालामुखी, इसको जरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यह भी है। बेसाल्ट प्रवाह को अगर छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखी में सील्ड ज्वालामुखी क्या है, सबसे बड़ा है। सील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़ा है। चलिए नेक्स्ट लेसन को करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेसन क्या है? नेक्स्ट लेसन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हम करवा रहे हैं, ये सभी के लिए, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या सीनियर सेकेंडरी हो, सबके लिए ये यूज़फुल है। बीपीएससी में ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड हो। और साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर कोई हिस्ट्री वाले अगर सेकेंडरी में होंगे या ज्योग्राफी वाले, तो अगर वो वीडियो अगर देख रहे होंगे तो पीजीटी या टीजीटी में अगर होंगे तो एक बार वो मैसेज ज़रूर करेंगे, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि उन लोगों की संख्या कितने हैं मेरे सब्सक्राइबर में जो पीजीटी और टीजीटी के स्टूडेंट हैं। तो एक बार मैसेज ज़रूर लगाइएगा इस वीडियो में, क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें और करवाने में आसानी होगा। क्योंकि टीजीटी के लिए भी एक हिस्ट्री का स्पेशल क्लास लाएंगे और पीजीटी के लिए भी। तो ऐसा ना हो कि प्राइमरी के साथ साथ टीजीटी और पीजीटी सबके लिए ये चल रहा है और सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पे हम लोग इम्पोर्टेंट देखते हैं। अब क्या है हमारा लेसन? महासागर और महाद्वीपों का वितरण। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि महासागर पृथ्वी पे कितना है। महासागर पृथ्वी पे कितना है? 5। और महाद्वीप कितना है? 7। महाद्वीप कितना है? 7। और महासागर कितना है? 5। अब जरा महासागर की स्थिति को जरा देख लीजिए। पृथ्वी की उत्पत्ति कितना वर्ष पहले हुई है? लगभग पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात लगभग 3.8 वर्ष पूर्व महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। ठीक है, महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। ये महासागर और ये जो 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादन किया गया। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत सभी महाद्वीप पहले एक स्थान पर थे, जो 7 महाद्वीप अलग हुए, जिसे कॉमन में हम लोग पैंजिया कहते थे। महाद्वीपों के एकत्रित समूह को पैंजिया कहा जाता है। ठीक है। और इसके चारों ओर जल जो था उसे हम लोग पैंथालस कहते हैं, पैंथलासा कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैंथालसा कहते हैं। ठीक है। ये भूकंप कई प्लेटों के ठोस चट्टान और विशाल खंड से मिला और प्लेट संचलित होकर खिसक गई और धीरे धीरे आज महाद्वीप और महासागर बनने लगे। यानी महाद्वीप और महासागर को बनने में प्लेटों का एक महत्वपूर्ण रोल है। प्लेटों का खिसकना एक महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है। धीरे धीरे जब ये खिसकने लगे, जैसे अगर आप भी अभी भी अगर भारत की स्थिति देखिए तो ये कौन से प्लेट से खिसका है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। कौन से प्लेट से? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से। पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, पृथ्वी के 29% भाग स्थलमंडल है। ये तो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछता है। पृथ्वी के 29% भाग पे क्या है? स्थलमंडल है। और 71% भाग क्या है? जलमंडल है। पृथ्वी पर जो 71% जलमंडल है, पृथ्वी पर महासागरों में 97.3% पानी है
और ये जो 5 महासागर हैं, सबसे बड़ा महासागर उसमें प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने परिभाषित किया था, और महासागरों के विभाजन और महाद्वीपों के विभाजन से अल्फ्रेड वेगनर ही संबंधित थे। महासागर की भूप्रपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, और 2 महासागर को पैंथालासा कहा गया, जिसका अर्थ है जल ही जल, जिसका अर्थ है जल ही जल। पृथ्वी की त्रिज्या हम लोग कर चुके हैं 6371 किलोमीटर है, और वेगनर के तर्क के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले एक बड़े महाद्वीप पैंजिया के वर्गीकरण शुरू हुआ, और पैंजिया के पहले 2 बड़े महाद्वीप पिंड लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड वाला कोयला भी आप देखते ही होंगे, ये महत्वपूर्ण कोयला होता है क्योंकि 2 कोयला पाया जाता है, गोंडवाना लैंड और एक टर्शियरी काल का कोयला। तो ये जो गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया जो है, ये पैंजिया के पहले 2 बड़े महाद्वीप थे। पैंजिया के पहले ये 2 बड़े महाद्वीपीय पिंड थे। उत्तरी और दक्षिणी भूखंड के रूप में ये बटा, और इसके पश्चात लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे विभिन्न छोटे छोटे हिस्सों में बट गए। आज के जो महाद्वीप के रूप हैं, यानी आज का जो महाद्वीप बना वह महाद्वीपीय पिंड लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड से बना है। वर्तमान समय में विकसित की गई रेडियोमीट्रिक काल निर्धारित करने की विधि महासागर के पार महाद्वीप के चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जा सकता है। गहराई और उच्चावच के प्रकार में महासागर के तल 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये सब फैक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ ज़रा देखिए कि 1-2 महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। क्या है 1-2 महत्वपूर्ण फैक्ट? मध्य महासागरीय कटक के दोनों तरफ चट्टानों की चुंबकीय गुण के विश्लेषण के आधार पे 1961 में सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और प्लेट विवर्तनिका का जो सिद्धांत था उसे मैकेंजी और पार्कर और मोर्गन ने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को समन्वित किया था। ठीक है, और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के स्थल मंडल 7 मुख्य प्लेट और कुछ छोटी प्लेटों में विभक्त है। यह भी महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल पे कितने प्लेट हैं? 7 प्लेट हैं, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार। चलिए अब आगे वाला लेसन कंप्लीट करते हैं। क्या है लेसन? देखते हैं जरा। लेसन है आपका खनिज एवं शैल। हम यानी हमारी पृथ्वी के अनेक तत्वों से बनी हुई है, और भूप्रपट्टी पर ही नहीं बल्कि ये भूप्रपट्टी ही नहीं मिलते वरन दूसरे तत्वों के साथ भी मिलकर ये निर्माण करते हैं। ये सेल मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक सेल जिसे हम लोग आग्नेय कहते हैं, इग्नियस कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं, और दूसरा जो है वह है रूपांतरित, या दूसरा जो है वह अवसादी चट्टान है, और उसके बाद रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। चलिए ये जो चट्टानों के निर्माण को ज़रा समझ लेते हैं। पृथ्वी के 3 जो परत हमने बताया था, यहाँ पे पृथ्वी के गर्म जो तरल पदार्थ जमा रहते हैं, और ये जब ब्लास्ट करते हैं तो ये निकलते हैं, तो ये मेंटल को क्रॉस करके पृथ्वी के ऊपरी सतह पर आते हैं, जिसे ज्वालामुखी जिसे हम लोग वोल्केनो कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये आते हैं तो इन सभी जगहों पर ये रॉक से जो वेंट जो बनाते हैं, तो रॉक से टकराने के बाद इनका वेंट का डायरेक्शन जो है वो चेंज भी हो जाता है, जिसे सेकेंडरी वेंट भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेंट भी कहते हैं। और जो यहाँ से जो निकलता है वो क्या निकलता है? निकेल और फेरस निकलता है। निकेल और फेरस निकलता है, और यहाँ पे आकर क्या चीज़ का निर्माण कर देता है? गड्ढे, क्रेटर। यहाँ पे जो निकलता है वो डोम शेप में निकलता है। सॉरी, कौन शेप में निकलता है? डोम शेप में निकलता है, और यहाँ जो भी संरचना बनेगा वह डोम शेप का संरचना बनता है। तो आग्नेय सेल का निर्माण में ये, और इस वेंट से भी सिलिकन और निकेल और फेरस निकलता है, और यह क्या करता है? आग्नेय चट्टान के निर्माण में सहयोगी होता है। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान का कोई अपना वजूद नहीं है। ये कन्वर्टेड टू आग्नेय होता है, या कन्वर्टेड टू सेडिमेंट्री होता है, कन्वर्टेड टू फोसिल्स होता है, कन्वर्टेड टू फोसिल्स रॉक होता है। ठीक है, अवसादी चट्टान या आग्नेय चट्टान से ही परिवर्तित होता है। मिट्टी हमारा अवसादी चट्टान है। अब देखिए यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा कि पृथ्वी की संपूर्ण प्रपट्टी पर लगभग 98% भाग में 8 तत्व ऑक्सीजन, लोहा, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम से बना होता है। शेष भाग टाइटेनियम, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, निकेल और अन्य पदार्थों के बने हुए हैं। तो अभी जो हमने कहा कि जो भी बनते हैं यहाँ पे आग्नेय सेल, वो सब वोल्केनो ब्लास्ट ही हैं। पृथ्वी के भूप्रपट्टी पे सबसे ज़्यादा कौन सा है? ऑक्सीजन है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जो खनिज प्राकृतिक रूप में, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे, भूप्रपट्टी में क्या ऑक्सीजन जैसा मिलेगा?
नहीं, ये इससे रिलेटेड हम साइंस में क्वेश्चन करवा चुके हैं। ठीक है, तो अब चलिए, खनिज पदार्थों में पाए जाने वाले पदार्थ कठोर और नरम होते हैं। तो यहाँ देखिए कि जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल के महत्वपूर्ण जो उदाहरण है वह है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान के हैं। अवसादी शैल के हैं बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब जिप्सम, ये सब क्या है, अवसादी चट्टान है। संगमरमर, स्लेट, संगमरमर, स्लेट, ये सब क्या है, कायांतरित चट्टान है। कौन सा चट्टान है, कायांतरित चट्टान। अभी जो हमने किया कि आग्नेय शैल के निर्माण में पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो तरल पदार्थ मैग्मा कहलाता है और ये निकलता है और प्राथमिक शैल का निर्माण करता है। मैग्मा ठंडा होकर घनीभूत होकर आग्नेय शैल का निर्माण करता है, वही बात है जो अभी हमने पिक्चर में बात किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण 2-4 फैक्ट थे वो हम लोग देख चुके हैं। और इस तरीके से हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, और बचेगा भी नहीं। प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं तो बहुत क्वेश्चन लड़ेगा भी। प्लेलिस्ट से ज़्यादा कुछ भी पूछने भी नहीं जा रहा है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए, भू आकृति तथा उनका विकास। भू आकृति, भूमि के जो हमारा धरातल है, इसके निर्माण में मिट्टी का, इसके निर्माण में क्या क्या सहायक है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या है चर्चा का मूल विषय हमारा यहाँ पे इस ज्योग्राफी में, भू आकृति में। इस भू आकृति में पृथ्वी की अपर्दन प्रक्रिया पृथ्वी के धरातल के निर्माण में सहायक करती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगर पूछे कि पृथ्वी के धरातल के निर्माण में कौन सहायक है, तो अपर्दन प्रक्रिया। कौन सा प्रक्रिया, अपर्दन। और इस अपर्दन को अगर रोकना है तो क्या करना होगा, पशुचारण को रोकना होगा। ठीक है, और आपको वृक्षों को वृक्षों की जो प्लांटेशन है उसे ज़्यादा करना होगा। ये भूतल के चट्टानों को तोड़ता है और प्राप्त अवसादों को लेकर ये चलता है, और ये अन्य कहीं निक्षेपित कर देता है। अपर्दन और निक्षेपण से बनी जो आकृतियाँ हैं वो भू आकृतियाँ हमें अलग अलग बांटती है। तो एक अपर्दन हो गया और एक निक्षेपण हो गया। नदियों द्वारा बनी आकृति, अपर्दन से बनी आकृति, भी आकार की घाटी। देखिए, सब महत्वपूर्ण जो भी यहाँ पे हम दे रहे हैं वह सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी घाटी का निर्माण करता है, भी घाटी का निर्माण करता है। गार्ज का निर्माण करता है, कैनियन जलप्रपात का निर्माण करता है। अंधकथित विसर्पण, ये कौन सी, नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है वह निर्माण करता है। लेकिन निक्षेपण से जो आकृति बनती है तो उसे वेदिका, गोखुर, झील और गुणफित नदी आदि आते हैं। ठीक है, तो निक्षेपण और अपर्दन 2 प्रमुख प्रक्रिया है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग करते हैं कि नदियों के द्वारा बनी आकृति अपर्दन आकृति होती है, जिसमें भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात बनते हैं। निक्षेपण से बनी आकृति के अंतर्गत नदी, वेदिकाएं, गोखुर, झील और गुणफित नदी आते हैं। वायु के साथ कणों का, वायु अपने साथ कणों को लेकर चलती है और इन कणों को चट्टानों से काटती है। तो वायु यानी हवा भी जो है वह अपर्दन का एक महत्वपूर्ण कारक है। हवा के द्वारा जब कणों को काटा जाता है तो यह कण जो है वो अपर्दन और निक्षेपण मुख्यतः मरुस्थलीय भागों में भू आकृति बनती है। ये गुफाएं बालू टिब्बे और इंसेलबर्ग, प्लाया और छत्रक और बरखान का निर्माण करते हैं। आप जब ज्योग्राफी का अगर आप किए हुए होंगे इसी प्लेलिस्ट में जो हमने बना रखा है 9th वाले में, तो आपको अब समझने में ये सब आसानी हो रहा होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल अभी जुड़े हैं 2-4 दिन के अंदर में, और अगर प्लेलिस्ट अगर पिछले वाला कंप्लीट नहीं किए हैं, तो थोड़ा सा आपको समझने के लिए समय देना होगा। थोड़ा सा इसे 1-2 बार या इसे 1-2 बार आपको समझना होगा। कैल्शियम युक्त शैल में जल का कार्य क्या होता है, जल का कार्य क्या होता है, ये इससे निर्मित मुख्य स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार के सेलेगमाइट, रंध्र और एस्केलाइट और लैपिज स्तंभ है। चलिए आगे देखते हैं, हिमनद क्या है। हिमनद किसे कहते हैं, यह हिम की नदियाँ को हिमनद कहते हैं, जिसमें जल के जगह हिम बहती है। यह अपवहित कण के घर्षण और परिवहन और निक्षेपण के मैदान सर्क यू आकार की घाटी, जिसे एस्कर और ड्रमलिन का निर्माण करता है। पृथ्वी के धरातल के निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय प्रक्रिया के बाद भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, नदी, भूमिगत जल, वायु और हिमनद के तरंग अपर्दन कहते हैं। अपर्दन के लिए जो कारक क्रमण होते हैं वह कौन कौन होते हैं, तो वायु होता है, हिमनद होता है, समुद्री तरंग होता है, प्रवाहिता जल और भूमिगत जल। उनके लिए काफ़ी कारगर है जो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल है जो महामैराथन के लिए कमेंट करते थे। तो ये कंप्लीट कर रहे हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सबके लिए यूज़फुल है। तो चलिए यहाँ पे वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायु के आवरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से पृथ्वी के चारों ओर ये कंबल रूप में चिपका हुआ है और पृथ्वी का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। यानी पृथ्वी पर वायुमंडलीय संरचना में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है। जीवित रहते हुए वायु के सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है वायुमंडल, और 99% भाग जो है भूपृष्ठ से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक ये वायुमंडल सीमित है। वायु क्या है, तो सबसे पहले जानिए कि यह एक रंगहीन, गंधहीन, वायु एवं स्वादहीन गैसों का एक मिश्रण है।
वायु में विभिन्न आवश्यक गैस जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन एटसेट्रा बहुत सारे गैस है इसमें। गैसों के अलावा वायुमंडल में और क्या है, तो वायुमंडल में जलवाष्प और धूलकण भी होते हैं। तापमान तथा वायु दाब के अंतर्गत वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को बांटते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। ओजोन मंडल को मध्य मंडल भी कहते हैं, आयन मंडल और बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल। वायु एक रंगहीन तथा गंधहीन होता है। जब ये पवन की तरह बहती है तभी हम इसे महसूस कर सकते हैं। वायुमंडल के निर्माण में सहयोगी कौन कौन हो सकता है, अगर प्रश्न पूछे तो वायुमंडल के निर्माण में गैसों से वायुमंडल का निर्माण होता है और इसके अलावा जल वाष्प और धूल कणों से भी वायुमंडल का निर्माण होता है। वायुमंडल की ऊपरी परत में गैसों के अनुपात को परिवर्तित होता है और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। 120 किलोमीटर जब आप ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। इसी तरीके से अगर आप 90 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें जो मौसम विज्ञान के अनुसार दृष्टि से कार्बन डाई एक महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि सौर विकिरण हेतु ये पारदर्शी है। किसके लेकर, सौर विकिरण हेतु ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पारदर्शी है, लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए ये अपारदर्शी है। पार्थिव विकिरण के लिए क्या है, अपारदर्शी है। यह सौर विकिरण के एक अंश को सोख लेती है, इससे कुछ भाग को पृथ्वी के सतह की ओर प्रतिबिंबित कर देती है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और पिछले कुछ दशकों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन को जलाए जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के आयतन में निरंतर विकास हो रहा है। पूर्ण दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अपूर्ण दहन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ओजोन, जिसे O3 कहते हैं, इसका ये दूसरा महत्वपूर्ण घटक है जो कि पृथ्वी के सतह से ये 10 से 50 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य में पाया जाता है। 10 से 50 किलोमीटर के मध्य की ऊंचाई में पाया जाता है। जल वाष्प वायुमंडल में विद्यमान ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ साथ कम होते जाते हैं, और रेगिस्तान और शुष्क प्रदेशों की हवा में जल वाष्प जो है 1% से भी कम होता है। विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर जल वाष्प की मात्रा कम होती जाती है और सूर्य से निकलने वाला ताप कुछ भागों को यह अवशोषित करती है। पृथ्वी के निकलने वाले ताप को संग्रहित करती है, जो एक कंबल की तरह कार्य करती है। अब आइए यहाँ पे देखेंगे कि वायुमंडल के छोटे छोटे कणों को जो रखने की क्षमता होती है वो विभिन्न स्रोतों में, जैसे धुएं के कालिमा, राख, पराग, धूल, समुद्री नमक, मिहीन मिट्टी, उल्का में ये कण निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण है, वायुमंडल के सबसे निचले लेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल के सबसे निचले लेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं और क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी बदलाव होते हैं। इस मंडल के प्रत्येक 165 मीटर, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होता है, कमी होता है। और 32 मीटर जब धरातल के नीचे आप जाएंगे, कितना सरफेस में 32 मीटर नीचे, तो 1 डिग्री टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। समताप मंडल, जो क्षोभ मंडल में तो मौसम की बदलाव हो गया, समताप मंडल में आई है, तो समताप मंडल का एक आवश्यक लक्षण है कि इसमें ओजोन परत भी मिलता है। एक ऑब्जेक्टिव जब भी बनाता है तो यही पूछता है कि ओजोन लेयर कहाँ मिलता है, तो ओजोन लेयर कहाँ मिलता है, तो समताप मंडल में मिलता है। समताप मंडल में भी इसके जो परत हैं वो बने होते हैं। ओजोन मंडल परावैंगनिक किरण को, अल्ट्रावायलेट रे को अवशोषित करता है और पृथ्वी को ऊर्जा के तेज और हानिकारक तत्वों से बचा देता है। ओजोन मंडल के बाद है मध्य मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल से जो आपके वेव जो हैं वो आते हैं और आपके वेव के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, क्योंकि विद्युत आवेशित कण यहाँ पे पाए जाते हैं और रेडियो तरंगे को ये पृथ्वी की ओर भेजता है और पृथ्वी फिर वापस लौट आती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। चलिए नेक्स्ट लेसन को देखेंगे। बहिर्मंडल जो सबसे बाहर भाग है बहिर्मंडल है, और क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचला भाग है। ठीक है, आइए सौर विकिरण, उष्मा और संतुलन और तापमान, और इसके साथ ही आपका 11th क्लास का जो भी ज्योग्राफी है, या जो 11th क्लास क्या कि आपका एक तरह का मानिए कि भारत की जो स्थिति, आप जो पहले वाले महामैराथन पार्ट 1 में जो देखे हैं वो वाला पार्ट और ये सब पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य पृथ्वी के सतह पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। वायुमंडल, वायु के आवरण के वायुमंडल कहते हैं और बहुत से गैसों से बना होता है वायुमंडल। पृथ्वी के पृष्ठ से मिलने वाले ऊर्जा ज़्यादातर लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। इस पॉइंट को आप देखिए जरा, पृथ्वी से जो निकलने वाली ऊर्जा है ज़्यादातर वह कौन सा वेव है, शॉर्ट वेव है, लघु तरंग है। कौन सा है, लघु तरंग है, शॉर्ट वेव है। वायुमंडल किसे कहते हैं, बहुत से गैसों से बनता है ये, और गैसों के वजह से पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है।
सूर्याताप क्या होता है? सूर्याताप होता है कि यह विविधता पृथ्वी के सतह पर होने वाले प्रतिदिन मौसम में होने वाले बदलाव पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती है, उसे हम लोग सूर्यातप कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से लेती है। इसके बदले पृथ्वी से सूर्य ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है और इस कारण से पृथ्वी न तो ज़्यादा समय के लिए गर्म होती है और न ज़्यादा समय के लिए ठंडक होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? सूर्य के प्रकाश को क्या कर देना? विकृत कर देना। सूर्य के प्रकाश को क्या कर देना? विकृत कर देना। ठीक है। आगे देखिए जरा कि सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती है, जिसके वजह से पृथ्वी सौर ऊर्जा के निम्न अंश को प्राप्त करती है। कैसा उसका तरंग, उसका जो प्रकाश सूर्य की किरणें का आता है ऊपरी भाग में, वो तिरछी आती है और यही कारण है कि सूर्य के जो प्रकाश होते हैं उसके बहुत से मात्रा जो है वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। पृथ्वी की औसत रूप में वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के दर से ऊर्जा प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिएगा कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाले ऊर्जा, अब यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है। कब? 4 जुलाई को। और पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उपसौर कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि सूर्य जो है और सूर्य और पृथ्वी उपसौर सूर्य इस स्थिति को क्या, पृथ्वी की इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। यानी 15 करोड़ 20 लाख, यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब हो गया? मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ये कब होता है? ये होता है 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। और उपसौर जो होता है ये 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी पर होता है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ये कितना करोड़? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर की दूरी यानी मैक्सिमम दूरी हो जाना अपसौर कहलाता है। और मिनिमम जो आता है 3 जनवरी को, उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्यताप 3 जनवरी को 4 जुलाई से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे कि जो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो कोण बनता है परिक्रमण रेवोल्यूशन के दौरान, तो वो कितना डिग्री का कोणीय बनता है? तो वो 66.5 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का। और यही 66.5 डिग्री के कारण सूर्यताप की बहुत सी मात्रा बहुत प्रभावित करता है। ठीक है। तो यहाँ अब जब आगे देखते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी के संपर्क में आई हुई वायु निरंतर गर्म होती है और ये गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप संचरण करती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक, नहीं ये इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। चलिए नेक्स्ट लेसन को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लेसन है वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणाली। इसमें कुछ डिक्शनरी वर्ड है, जैसे वायुमंडलीय भार। वायुमंडलीय भार किसे कहते हैं? वायुमंडल के माध्यम से पृथ्वी पर डाले जाने वाले भार को वायुमंडलीय भार कहते हैं। दाब प्रवणता, 2 समदाब रेखाओं के 2 बिंदुओं के मध्य जो वायु दाब में जो परिवर्तन होता है उसे दाब का प्रवणता कहते हैं। जेट स्ट्रीम क्या है? ऊपरी क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बड़ी तेज गति से निरंतर करने वाले संकरे वायु प्रवाह को जेट स्ट्रीम कहते हैं। ध्यान रखिएगा जेट स्ट्रीम के बारे में, जब भी क्वेश्चन अगर पूछे तो जेट स्ट्रीम क्या है? तो ये क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में, कौन से मंडल के? क्षोभ मंडल के ऊपरी परत में ये जेट स्ट्रीम जो है वो बहता है और बड़ी तेज गति से चलता है। महासागरीय सतह पर औसत वायु दाब होता है कितना? 1013.25 मिलीबार। महासागरीय सतह पर औसत वायु दाब होता है, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। महासागरीय सतह पर औसत वायु दाब होता है 1013.25 मिलीबार। मानचित्र पर वायु दाब और समदाब और समभार रेखा के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी पर 7 प्रमुख वायु कटिबंध हैं। पृथ्वी पर कितने कटिबंध हैं? 7 वायु कटिबंध हैं और इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन सा 7 वायु कटिबंध है। यहाँ पे जरा देखिए कि वायुमंडल भार और दाब को मिलीबार में तथा हेक्टोपास्कल में मापा जाता है। वायुमंडलीय भार या दाब को मिलीबार तथा हेक्टोपास्कल में मापा जाता है। अब देखिए जरा कि पृथ्वी पर 7 कौन कौन से प्रमुख वायु कटिबंध हैं। तो विषुवतीय निम्न वायु दाब का क्षेत्र वायु दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायु दाब का पेटी, तो उपध्रुवीय निम्न वायु दाब का पेटी उत्तरी गोलार्ध में,
उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध में, ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च दाब की पेटी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी और उपोष्ण उच्च दाब की पेटी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में। यहाँ पे देखिए कि क्षैतिज गतिमान वायु ही क्या है, पवन है, यानी हवा जो बहती है वो किस 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 प्रकार से वो बहती है, तो क्षैतिज रूप में। किस रूप में बहती है? क्षैतिज रूप में। चलिए आगे देखते हैं कि वायु दाब को मापने की इकाई को मिलीबार एवं पास्कल है, और इसे बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किए जाने वाले इकाई को किलो पास्कल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के वजह से धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी वजह से वायु दाब ज़्यादा होता है। वायु दाब ज़्यादा होता है। वायु इसमें जो मुख्यतः जो पूछने वाला है कि वही वायुमंडलीय दाब का प्रेशर जो पूछता है। और एक महत्वपूर्ण यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोग को, कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि कॉरियोलिस बल को सबसे पहले 1844 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण को प्रस्तुत किया था। कहा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। और ये पृथ्वी का घूर्णन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का। तो ये पवन की दिशा को प्रभावित करता है और यही इसी बल को हम लोग कहते हैं कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल के द्वारा पवने उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा की ओर दाहिने तरफ से और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ से विक्षेपित होते हैं। इसको आप एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कॉरियोलिस बल में उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ, उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा से दाहिने तरफ, उत्तरी गोलार्ध में मूल दिशा से दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में मूल दिशा से बाईं तरफ होता है। ठीक है, तो ये जो आप जो कॉरियोलिस बल को जान रहे हैं, तो ये कॉरियोलिस बल किसको इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो समुद्री समीर होता है और वह क्या होता है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र से ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवा जो है ऊपर उठती है और निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बना रहता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता पैदा होती है और पवने समुद्र के स्थल की ओर जो बहती है उसे हम लोग समुद्री समीर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समुद्री समीर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं, आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। ओशांक क्या है? जिस वायु जिस तापमान पर संतृप्त हो जाती है उसे ओशांक कहते हैं। संघनन क्या है? जल की गैसीय अवस्था तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। यानी संघनन तरल गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाना क्या का जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। ओस, तुषार और कोहरा बादल संघनन के रूप में है। भूमध्य रेखा के आसपास संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, एक और हवा में जलवाष्प होता है और इससे वायुमंडल में 0 से 4% तक की विविधताएं मिलते हैं। अब यहाँ पे जरा हम लोग देखेंगे कि संघनन के कौन कौन से रूप होते हैं। ओस, बादल, पाला, धुंध, कोहरा, धूम कोहरा, ये सब संघनन के रूप होते हैं। वर्षण के रूप होते हैं वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, सहीम, ओला पड़त और हिमपात। संघनन उस अवस्था में पाया जाता है जब आर्द्र हवा कुछ ठंडी वस्तुओं के संपर्क में आती है। यह उस समय भी हो सकता है जब तापमान का औशांक नीचे हो। उत्पत्ति के आधार पर वर्षा 3 प्रकार के होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। संवहनीय वर्षा बिजली कड़कने के साथ साथ मूसलाधार बारिश होता है, इसे हम लोग संवहनीय वर्षा कहते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये नहीं रहता है। संवहनीय वर्षा विषुवतीय क्षेत्र खास करके उत्तरी गोलार्ध के महाद्वीपीय के भागों में ये संवहनीय वर्षा होता है। नेक्स्ट लेसन को करेंगे, में लिखेंगे इस वीडियो को। अगर जो लोग देखे होंगे पीजीटी टीजीटी वाले, क्योंकि इससे हमको पीजीटी और टीजीटी वाले में लेसन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि आने वाले टाइम में एक पीजीटी और टीजीटी के लिए एक स्पेशल महामैराथन लाएंगे। और प्राइमरी वाले तो साथ में हैं ही, बने हुए हैं, क्योंकि प्राइमरी वाले भी 12 तक ये सब वीडियो को देखेंगे एकदम निश्चित, क्योंकि पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कि जल एक चक्रीय संसाधन कहा जाता है जल को, और पृथ्वी पर जल का वितरण कैसा है? असमान है। कैसे असमान है? क्योंकि महासागर में कुछ और है, हिमानी में कुछ और है, भूमिगत जल कुछ और है, झीलों में कुछ और है। सबसे ज़्यादा महासागर में है 97.25%। ठीक है, सबसे ज़्यादा महासागर में है। यहाँ जानने वाली एक ही बात है, महासागर के बाद हिमानी में है और
उसके बाद भूमिगत जल अंडरग्राउंड वाटर 0.68%। पृथ्वी पे पाए जाने वाले जल लगभग 71% महासागरों में पाया जाता है और शेष जल ताजे पानी के हिमटोपी के रूप में अलग अलग भागों में मिलते हैं। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला, सबसे गहरे गर्त और सबसे बड़े मैदान महासागरों की तली में होने की वजह से यह उबड़ खाबड़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जल चक्र की घटना। जल चक्र की घटना में कैसे कैसे चलता है, तो इसके घटक जरा देखिए। महासागरों से संग्रहित जल की प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन और उदर्भपातन। वायुमंडल में जल की घटक क्या है? संघनन और वर्षण। हिम और बर्फ के पानी का संग्रहण कैसे प्रक्रियाएं हैं? हिम पिघलने पर नदी और नालों के रूप में बहना। धरातलीय जल बहाव क्या है? जलधारा के रूप में ताजा जल संग्रहण और जल रिसाव। भौम जल अंडरग्राउंड वाटर क्या है? भौम जल का विसर्जन और झरना। सबसे बड़ा महासागर कौन है? प्रशांत महासागर है। आर्कटिक महासागर में साइबेरिया शेल्फ विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीपीय शेल्फ है। कौन सा? आर्कटिक साइबेरिया शेल्फ। ठीक है, गंभीर सागरीय अब यहाँ देखिए कि समुद्री जल में सबसे ज़्यादा कौन सा घुला हुआ रहता है? तो क्लोरीन। सबसे ज़्यादा क्लोरीन 18.97% और उसके बाद सोडियम। पृथ्वी पर जीवन। विश्व में प्रमुख बायोम में कौन कौन आते हैं? बायोम में आते हैं वन, पर्वत, मरुस्थल, घास और जल। ये सभी क्या है? बायोम है। वन, पर्वतीय, मरुस्थल, घास और जल, ये सभी क्या है? बायोम है। संरचना के दृष्टि से परितंत्र दो प्रकार के हैं, जैविक और अजैविक। अजैविक या भौतिक कारकों में वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति, तापमान, और अजैविक या कार्बनिक में नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में यहाँ पे जो आते हैं वह शाकाहारी जंतु जैसे हिरन, बकरी, चूहे, सभी पौधे। द्वितीयक श्रेणी में सांप, बाघ, शेर आदि शामिल है। पारितंत्र के जीवाणु खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े रहते हैं। पौधों पर जीवित रहने वाले एक कीड़ा एक मेढक का भोजन है और एक मेढक सांप का भोजन है। सांप एक बाज का भोजन है। तो ये खाद्य क्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर तक ये खाद्य क्रम का होना ही क्या कहलाता है? ऊर्जा का, खाद्य श्रृंखला का प्रवाह, यानी ऊर्जा का प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है इसे? यही ऊर्जा का प्रवाह है। क्या है? ऊर्जा का प्रवाह। संसार के प्रमुख बायोम घास भूमि बायोम, जलीय बायोम, वन बायोम और मरुस्थलीय बायोम और उच्च प्रादेशीय बायोम होता है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का बहुत छोटा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में काम आता है। और एक लास्ट हमारा लेसन है जो आपके ईवीएस से जुड़ा हुआ है। ईवीएस से जुड़ा हुआ है और ये बताइएगा ज़रूर अगर आप लास्ट तक हैं तो आपके लिए कितना यूज़फुल है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि आज से जैव विविधता जो हम देखते हैं वह लगभग 2-250 से 3-3.5 अरब वर्ष पूर्व पहले का विकास का परिणाम था। मानव के आने से जैव विविधता में तीव्रता आने लगी और क्योंकि ये एक अन्य प्रजाति के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होने लगे थे। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अगर यहाँ है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और नहीं तो इसे हम लोग पास करेंगे। और इसी के साथ आपका 11th क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। एक यहाँ पे देखिए कि वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित हैं वहाँ पे सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय, उन्हें महाविविधता केंद्र कहा जाता है। इन देशों की संख्या कितना है? 12 है। उष्णकटिबंधीय देशों में जो स्थित है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर। पूछता भी है क्वेश्चन कि कौन है उष्णकटिबंध में, तो ये 12 देश का नाम देख लीजिए जहाँ उष्णकटिबंध यानी कितना? 33.5 डिग्री। 33.5 डिग्री। ठीक है, कितना? 33.5 डिग्री। तो मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राज़ील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो 33.5 डिग्री देख रहे हैं ये कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में। ठीक है, तो ये 12 जो बसे हुए हैं आपके किस में? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। यहाँ पे सर्वाधिक प्रजातीय विविधता पाए जाते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है? वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए जाते हैं। ये किसी पारिस्थितिकी पारितंत्र के ये क्या होते हैं? प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। हॉटस्पॉट क्या होता है? ये वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, हॉटस्पॉट को समझ लीजिए
क्योंकि पादप महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करता है वह क्या है, हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन, कृषि भूमि और इमारती लकड़ी को जलाने के लिए वहां पाए जाने वाले समृद्ध पारितंत्र पर निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में जहां जाने वाले कुल पौधों की जीवों की 85% जीव संसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसके साथ ही आपका कंप्लीट हुआ ज्योग्राफी महामैराथन के माध्यम से 2 एपिसोड हैं, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 11th क्लास का ज्योग्राफी कंप्लीट हुआ। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट अभी हमने करवा रखा है। एक ज्योग्राफी आप ज़रूर वॉच कीजिए, जितना हो सके प्लेलिस्ट को देखिए, आपके लिए काफ़ी वह यूज़फुल है। और कमेंट में बताइएगा कि ये कंटेंट आपके लिए कितना यूज़फुल है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।